हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में अपन पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन पेज सीरीज का ये पार्ट 7 है। ठीक है, अभी तक 6 पार्ट्स आ चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स, इसका भी ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, किसी ने नहीं देखा हो तो जाके जरूर उसे देखें। अभी तक अपन आर्टिकल 22 तक पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 23 से। देखो, आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। यानी कि किसी भी ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती। ट्रैफिकिंग यानी तस्करी। और किसी से भी फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती और किसी से फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता। यहीं पे बेगार के बारे में भी डिस्कस करा गया है कि किसी से बेगारी नहीं कराई जा सकती। देखो, एक होता है बेगर। बेगर यानी भिखारी। और बेगार होता है कि किसी से काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए, बाउंडेड लेबर। तो कंफ्यूज नहीं होना बेगार और बेगर में। ठीक है जी। आर्टिकल 24 प्रोबेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कि फैक्ट्रीज में या हजार्डियस एनवायरनमेंट में 14 ईयर से छोटे चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करा जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 24। देखो, आर्टिकल 24 एक एब्सोल्यूट राइट है कि इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मानना ही मानना है। पर आर्टिक ठीक है, ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। देखो, आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम होना चाहिए किसी को भी कि वो कोई भी रिलीजन कंसाइंस हो, फ्री प्रोफेशन हो, प्रैक्टिस हो, प्रोपोगेशन हो रिलीजन का, कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे फॉलो कर सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है और उससे प्रीच भी कर सकता है, लोगों तक उस धर्म को पहुंचा भी सकता है। ये आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 26। देखो, अपन सारे आर्टिकल अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक बार अपन ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, ये जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तभी अपन पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कि हमारा रिलीजन है, हमारी मर्जी, हम कैसे भी उसे मैनेज करें। ठीक है, ये मैनेज करने का राइट उस रिलीजन वालों को ही होगा, ये कहता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखो, सरकार किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, कि जैसे सरकार ने लगा दिया कि हम इन प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा रहे हैं, इस टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होगा उससे अपन प्रमोशन करेंगे इस पर्टिकुलर रिलीजन का, ये नहीं कर सकती सरकार। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो, असेंबली होती है ना, प्रेयर मतलब प्रेयर होती है ना स्कूलों में, तो अगर वो रिलीजियस प्रेयर है तो ये फ्रीडम है हमारा कि हम उसे अटेंड करें या नहीं करें। कैसे, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन की बात करी गई है आर्टिकल 29 में। यहाँ पे एक कैच है जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को डिफाइन करा गया है क्या। जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं करा गया है। माइनॉरिटीज कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूपीएससी पूछा है और आगे भी पूछ सकता है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। देखो, माइनॉरिटीज के अपने राइट्स होते हैं कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकती है और एडमिनिस्टर भी कर सकती है। ठीक है, ये राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 31 हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी था पर उसे हटा दिया गया, वो अपन आगे जानेंगे कि कैसे हटाया गया, क्या करके हटाया गया। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहा गया है इस आर्टिकल को, कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, किसी का छीना जा रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है। ये आर्टिकल 32 में बोला गया है। कहां, कौन से कोर्ट जा सकता है? आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है जी? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कि अगर उसका फंडामेंटल राइट सरकार द्वारा या किसी भी एंटिटी द्वारा, प्राइवेट एंटिटी द्वारा भी
ब्रीच हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है इसी आर्टिकल को। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? आर्टिकल 32। यूपीएससी का मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। आर्टिकल 33, देखो 32 तक ही मेजरली लोग पढ़ाते हैं, हम पूरा पढ़ाएंगे 35 तक, एक आर्टिकल भी नहीं छोड़ेंगे कि कहीं भूला बिसरा सवाल आ जाए यूपीएससी का। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड। देखो, आप कह रहे हो कि राइट्स तो हमारे हैं, वो कैसे मॉडिफाई करे जा सकते हैं? नहीं, पार्लियामेंट कह सकती है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड, ये फोर्सेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। जैसे सेना में तो आप बोल नहीं सकते ना कि मेरा तो राइट टू लाइफ है, मैं युद्ध लड़ने नहीं जा रहा, नहीं, सेना में जाना पड़ेगा। ऐसे मतलब ये लॉ बनाती है पार्लियामेंट, उससे हो सकता है। जैसे कहीं मतलब सुनामी आ रही है, साइक्लोन आया, साइक्लोन में टेलीफोन टावर उड़ जाते हैं, बिजली बिजली की तार वार खराब हो जाती है, तो बिजली विभाग वाले या टेलीफोन वाले ही थोड़ा ना बोलेंगे हमारे राइट टू लाइफ है। अरे तुम जाओगे, बिजली की लाइन बनाओगे, टावर ठीक करोगे, तब कितने सारे लोगों को लाइफ मिलेगी। तो ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सेक्टर के और फोर्सेस, ठीक है, इनका है। आर्टिकल 33 के तहत कहा गया है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड। आर्टिकल 34 क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरियाज। देखो, कुछ एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा है तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस तो होंगे राइट पे। ऐसे थोड़ा ना कि मार्शल लॉ लगा है और मैं आर्टिकल 19 की तरह वहां जाके एक्सप्रेस कर रहा हूँ खुद को। तो ये कहता है आर्टिकल 34, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। ठीक है, आर्टिकल 35 अपना आगे पढ़ते हैं। अभी शुरू करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी तक अपन ने पढ़ा है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। तो इसको राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मत समझ लेना, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, ये कहते हैं ये राइट्स। ये है आर्टिकल 23 और 24 में। The rights against exploitation are fundamental right in the Indian Constitution, protects individuals from human trafficking, forced labor, जैसे मैं बोल रहा था ना, बेगार, bonded labor, ये है, and the employment of children under 14 in hazardous jobs, safeguarding human dignity by prohibiting exploitation by both। ये ध्यान से पढ़ो, किन का? by both the state and private entities। मतलब सरकार नहीं करा सकती, ये नहीं कि प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ भी नहीं लगते, कि मतलब कि हम किसी को ट्रैफिक कर रहे हैं, हम किसी से जबरदस्ती चाइल्ड लेबर करा रहे हैं। तो ये राइट सबके अगेंस्ट है, मतलब क्या है, सबको रोकता है कि ना सरकार वायलेट कर सकती है इसे, ना ही कोई प्राइवेट एंटिटी इस राइट को वायलेट कर सकती है। एंश्योरिंग पीपल aren't treated unjustly for other benefits, कि किसी से अनजस्ट बेनिफिट्स नहीं लिए जा रहे, ये सब भी यहीं पे आता है। कहाँ आता है? आर्टिकल 23 24 के अंदर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इट अलाउस फॉर कंपलसरी पब्लिक सर्विस बट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। देखो, कंपलसरी पब्लिक सर्विस का मतलब ये है कि अगर कभी हमारा युद्ध हो गया किसी देश से, तो हमें कुछ कुछ चीजों में लोगों की जरूरत है। ऐसे नहीं कि सबको लड़ने भेज देंगे, पर जैसे खाना पहुंचाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, या लेबर वेबर करने के लिए लोगों की जरूरत है, तो सरकार बुला सकती है कंपलसरी सर्विस के नाम पे, पर किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। एंड प्रमोट्स एजुकेशन रिहेबिलिटेशन फॉर विक्टिम्स, स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शंस अगेंस्ट मॉडर्न स्लेवरी, कि किसी भी टाइप का प्रोस्टिट्यूशन नहीं होए, मॉडर्न स्लेवरी नहीं होए। बॉन्ड वगैरह भरवा लेती है ना कंपनीज, तो वो भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ही कवर्ड होता है। याद रखना है कि कंपनी द्वारा बॉन्ड बनाना, इसे मॉडर्न स्लेवरी कहा गया है। या जैसे डिजिटली किसी को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, तो हर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर आते हैं। वुमेन एक्सप्लॉयटेशन हो गया, चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन हो गया, सीनियर सिटीजन एक्सप्लॉयटेशन हो गया, डिसेबल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो गया, सब यहीं पे कवर करे जाते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये देखो अपन बार बार पढ़ रहे हैं जिससे अपने दिमाग में बैठ जाए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 24, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23। अपन ऐसे पढ़ रहे हैं जिससे अपने दिमाग में यहीं बैठ जाए। बार बार सेम टॉपिक क्यों पढ़ने, यहीं पे पढ़ के जाएंगे ना, खत्म करेंगे अच्छे से। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस फॉर अंडर द एज ऑफ 14। देखो, ये आर्टिकल 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, मोटा मोटा याद रख लो। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, ध्यान रखना है।
आर्टिकल 23 डिटेल में देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, कि जैसे बेगिंग के लिए ट्रैफिकिंग हो रही है लोगों की, प्रोस्टिट्यूशन में ट्रैफिकिंग होती है, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल के तहत रोका जाता है? आर्टिकल 23 के तहत। It says that trafficking in human beings and beggars, as well as other forms of forced labor, is prohibited, and any violation of this provisions is punishable by law. चाहे प्लांटेशन में काम हो रहा हो, किसी भी टाइप की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी या किसी भी टाइप का फोर्स लेबर करवाया जाएगा, वो किसके अंडर आएगा? आर्टिकल 23 के तहत इसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर चाहे वो किसी भी टाइप का हो, आर्टिकल 23 के तहत ही आएगा। आर्टिकल 24, prohibition of employment of children in factories, mines, plantation, etc. ठीक है, देखो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है आर्टिकल 24। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, नो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 shall be employed in factory, mine और hazardous occupation। देखो 14 साल से कम के 14 ईयर से कम एज के किसी भी बालक को, बालिका को, बच्चे को एम्प्लॉय नहीं करा जाएगा फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी हजार्डियस ऑक्यूपेशन में। ठीक है, देखो एक है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। आप बोलोगे देखो बोल तो दिया आर्टिकल 24 में, पर ये माना कैसे जाता है? ये माना जाता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत। ये कंप्लीटली प्रोहिबिट्स करता है ऑन एम्प्लॉयमेंट और वर्क ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस, कि कहीं भी एम्प्लॉय नहीं करा जाएगा चिल्ड्रन को या काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, ये है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब देखो बात यहाँ पर एक आती है, मान लो एक कोई आंटी जी दुकान चला रही हैं, उनका एक 12-13 साल का लड़का है, वो दुकान पे बैठ गया, उनके साथ कुछ मदद कर दी, तो क्या उन्हें जेल हो जाएगी? नहीं, उन्हें जेल नहीं होगी। देखो अपने पेरेंट्स का काम हो और वो नॉन हजार्डियस हो, पेरेंट्स का काम हो, पेरेंट्स वहां मौजूद हो और वो नॉन हजार्डियस हो, तो रिलैक्सेशन है इस एक्ट के तहत। कि बच्चे से ऐसे नहीं कि रोटियां बिलवाई जा रही हैं, गैस के पास कर खड़ा करके तंदूर में काम कराया जा रहा है, या पटाखे बनवा रहे हैं घर में। ठीक है, नॉन हजार्डियस काम होना चाहिए और पेरेंट्स की सुपरविजन में होना चाहिए, और पेरेंट्स का ही काम होना चाहिए, वो पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हो, थोड़े हेल्प कर रहे हो, तो रिलैक्सेशन है इस लॉ के तहत। ठीक है, याद रखनी है ये बातें। कौन सा लॉ लगता है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, याद रखना है। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, 16 साल से कम उम्र के बच्चों का फैक्ट्री में, माइन में, किसी भी हजार्डियस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि मूवीज में भी तो आते हैं बच्चे 6-6 साल के, अरे 6 महीने का बच्चा भी आता है मूवीज में, तो वो नॉन हजार्डियस है। मूवीज, एक्टिंग, एडवर्टीजमेंट, फोटोशूट, मॉडलिंग, ठीक है, ये सब नॉन हजार्डियस हैं इसलिए, और इसमें भी पेरेंट्स का सुपरविजन जरूरी है। तो ये मत बोलना कि हमने मूवी देखी थी सर, 10 साल का बच्चा काम कर रहा था उस मूवी में, तो ये तो वायलेशन हो गया आर्टिकल 24 का। नहीं, नहीं हुआ। नॉन हजार्डियस में काम कर सकते हैं बच्चे, पेरेंट्स की सुपरविजन में, पेरेंट्स की परमिशन से, और वो सेफ वर्क हो। ये बातें रखनी है याद। जल्दी से देख लो, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे का हजार्डियस कंडीशन फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन में काम नहीं कराया जाएगा। और जो कानून लगेगा वो लगेगा चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। देखो मेरा राइट है, मैं कौन सा रिलीजन फॉलो करूं, मेरा राइट है, मैं कैसे वो रिलीजन फॉलो करूं। यही है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है जी। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, ensuring individuals can freely hold beliefs, worship, practice and propagate their faith। ठीक है, मेरी मर्जी में कैसे बिलीफ रखूं अपने रिलीजन में, मैं वर्शिप कैसे करूं, मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, मैं प्रोपोगेट करूं कैसे करूं। प्रोपोगेट मतलब कि मैं कैसे अपने धर्म को प्रीच करूं, मैं फैलाऊं, अपने धर्म की बातें बताऊं लोगों को, कन्वर्ट नहीं करा लूं, सिर्फ बातें बताऊं अपने धर्म की, पॉजिटिव बातें बताऊं, तारीफें करूं, मतलब समझाऊं लोगों को, बताऊं अपने धर्म के बारे में, वो होता है प्रोपोगेट। विदाउट कोerशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। अब ऐसे नहीं, देखो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ रिलीजन, तो पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, मेरी लोगों की हेल्थ बिगड़ रही है, मोरालिटी बिगड़ रही है,
इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो रहे हैं इंडिया के, या किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए मेरी प्रैक्टिस से, बाकी सब अलाउड है इस देश में। एज एंश्योर्ड इन डॉक्यूमेंट्स लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो 25-28, इंटरनेशनल राइट्स डिक्लेरेशंस प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, वर्शिप एंड इवन द राइट टू चेंज और नॉट होल्ड अ रिलीजन। देखो, मेरी मर्जी है, मैं अपना रिलीजन चेंज भी कर सकता हूँ, पर मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा हो, और ना मैं किसी को फोर्स कर सकता हूँ रिलीजन चेंज करने के लिए। ये एक व्यक्ति का खुद का अधिकार है, वो अपने ही रिलीजन में रहना चाहे, अपना रिलीजन चेंज करवा लेना चाहे, या कोई भी रिलीजन नहीं रखना चाहे, वो उस व्यक्ति का खुद का अधिकार है। ये सब कहते हैं आर्टिकल 25 से 28। और ये जो इंटरनेशनल राइट्स है, डिक्लेरेशन है, यही सब यही कहती हैं। आइए आगे डिटेल में देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक कहता है, freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion। ये कहता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मैं अपने रिलीजन के अफेयर्स कैसे मैनेज करूंगा, ये हमारी मर्जी है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये आर्टिकल 27 क्या कह रहा है? आर्टिकल 27 कह रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए, कि सरकार किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा रही है कि इससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा इस टैक्स से, वो इस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज करा जाएगा। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ये कहता है आर्टिकल 27। ठीक है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में, तो वो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। अगर कोई चाहे तो स्कूल की प्रेयर से भी बच्चा दूर जा सकता है। ठीक है, याद रखना है। किन किन केसेस में कंपल्शन है नहीं है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 28 वहां पढ़ेंगे। आइए। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। दोबारा जल्दी से पढ़ लो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। देखो, अपन बार बार एक ही चीज इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे दिमाग में बैठे, एक बार में नहीं बैठती। अपन सुपर ह्यूमन नहीं है, अपन एक नॉर्मल इंसान है, ऐसे ही दिमाग में बैठाना पड़ेगा। हर एस्पिरेंट को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, तब जाके निकलते हैं पेपर्स। According to it, everyone has the right to free conscience and the freedom to freely profess, practice and propagate religion। देखो, इस आर्टिकल के तहत सबको राइट है कि वो कैसे कंसाइंस रखें अपने, कैसे प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे अपने रिलीजन को। जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ वही लिखा है। However, this does not grant the right to forceful conversion। मैंने कहा ना, प्रोपोगेट कर सकते हैं पर फोर्सफुल कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी को। The state can impose restrictions on the right on the grounds of public order, morality and health। ठीक है। अपन देखते हैं ना कुछ कुछ बाबा जी की कथा हो गई कैंसिल, तो वो मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, इन सबको ध्यान में देखते हुए सरकार करती है। काफी आती है ना न्यूज ऐसे। ठीक है। दिस डज नॉट ग्रांट द राइट टू फोर्सफुल कन्वर्जन। फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते। द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस राइट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। आर्टिकल 25 पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह काफी सारी चीजों को लेके रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं आर्टिकल 25 पे। आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट राइट नहीं है। भारत देश में सिर्फ दो राइट्स ही एब्सोल्यूट है, 17 और 24। ठीक है, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू इट, देखो अब तुम बोलोगे 24 एब्सोल्यूट है, तो सर 23 एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? क्या ट्रैफिकिंग कर सकते हैं? नहीं। ठीक है। 23 कहता है कि दो चीजों के बारे में बात करता है, फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आप नहीं कर सकते, पर फोर्स लेबर सर्टेन कंडीशंस में गवर्नमेंट करवा सकती है। जैसे मान लो अपना युद्ध छिड़ गया, वॉर हो गई, या जैसे कोरोना वोरोना हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में लोगों की मदद चाहिए होती है गवर्नमेंट को, तो सरकार उस काम के बदले पैसे नहीं देती। तो एक तरीके से थोड़ा उसमें है, वो कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है। पर ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती कहीं भी किसी भी सेंस में। ठीक है। और उस 23 में ये भी तो मेंशन था कि किसी की भी डिग्निटी हार्म नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसी बातें हैं ना, कि किसी को भी प्रताड़ित नहीं करा जाना चाहिए, तो वो सब 23 में है। याद रखनी है बातें। ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। पार्लियामेंट कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी।
ठीक है। एक रिलीजन होता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये शिरूर मठ केस में है, वो अपन अगली वीडियो में जब केसेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, अपन कंप्लीट पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है। पार्लियामेंट कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी। देखो मेरा रिलीजन है हिंदुइज्म, मेरे हिंदुइज्म में एक मंदिर चलता है, मंदिर में जो भी दान पेटी में पैसा आता है उसे सरकार रेगुलेट कर सकती है। मेरे मंदिर है, मंदिर में ट्रस्ट है, ट्रस्ट के चुनाव हो रहे हैं, उसे भी सरकार कर सकती है रेगुलेट। मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर मेला लगाता है, वो मेला एक तरीके से सेकुलर एक्टिविटी है, उसे भी रेगुलेट कर सकती है सरकार। पर मेरे मंदिर में मेरे शिव जी को जल चढ़ेगा, दूध चढ़ेगा, वो मेरी ही मर्जी रहेगी, उसमें सरकार कुछ नहीं कह सकती। सरकार इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी ही मैनेज कर सकती है। ये बात आपको रखनी है याद। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। पार्लियामेंट कैन इंटरफेयर इन द थिंग्स विच स्प्रेड रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी विच क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। पार्लियामेंट उन चीजों को भी रोक सकती है जो रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को या डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं। देखो कुछ कुछ मंदिरों में क्या होता था कि कुछ लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, तो सरकार कहती है क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। अब हम कहोगे ये हमारा मंदिर है, पर हमारे रूल चलेंगे। जैसे सबरीमाला में वुमेन अलाउड नहीं थी, पर अब वुमेन अलाउ हो गई सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। वो सही है या गलत है, जब हम केस डिस्कस कर रहे होंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देन पार्लियामेंट कैन रेगुलेट एंड इवन स्टॉप सच थिंग्स। ठीक है, कर रही है पार्लियामेंट रेगुलेट, हर कास्ट के लोगों के मंदिर में एंट्री है, हर जेंडर के लोगों की एंट्री है। ठीक है, तो पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट का काम, कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, हमारी सोसाइटी सही चले। ठीक है, मोटा मोटा ये याद रख लो, और कुछ काम नहीं है सरकार का, सब चीजें सही चलें यही काम है सरकार का। पार्लियामेंट कैन वर्क टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर रिफॉर्म एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस लाइक सती। सती हो रही है, सरकार ने कानून बनाए, तब देखो सती कितनी कम हो गई। ठीक है, एक बलि प्रथा भी कम हो गई, सती प्रथा कम हो गई, तो ये रिफॉर्म है ना सुपरस्टिशियस थिंग्स में। जैसे लोग अंगारों पे चल रहे हैं, जलीकट्टू, बैल लोगों को मार रहा है, बैल भी परेशान हो रहा है, और लोगों के भी सींग लग रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है। अब वो सही है गलत है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपन केसेस से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अपनी राय नहीं दे रहा। सोशल वेलफेयर के लिए भी, कि जो मंदिर का पैसा है वो सिर्फ ट्रस्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं चले, सरकार भी कुछ ना कुछ कर सके, कहीं कहीं टेम्पल टैक्स भी लगता है, तो वो सब पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। ठीक है, आर्टिकल 25 की ये डिटेलिंग देख ली, ये नोट्स बना लेना। ये देखो शॉर्ट नोट्स के वे में ही पीपीटीज हैं, आप अपनी कॉपी में भी बनाए, अपने नोट्स भी बनाए, फिर इनको एग्जाम से पहले एक दो बार रिवाइज कर लें, फास्ट रीडिंग करें, रिवाइज का मतलब है फास्ट रीडिंग करें, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता क्या है? फ्रीडम है मैनेज करने की रिलीजियस अफेयर्स को। एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्शन देयर ऑफ shall have the right। हर रिलीजन को ये राइट है, हर सेक्शन को ये राइट है, ऐसा नहीं कि किसी मेजोरिटी को माइनॉरिटी को, ये 26 राइट सबको है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। आप देखो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए। टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स, आपका रिलीजन है, आपका अफेयर है, आप मैंने खुद मैनेज करें। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरे मंदिर जमीन खरीदता है, उसी पे तो नए मंदिर बनते हैं। ठीक है, ये हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, या जैसे मंदिर ने कुछ परचेज करा, घंटी करी, कुछ करा। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गई, जैसे गाड़ी है, जैसे काफी सारे मंदिर एम्बुलेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ना, ऐसे मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट है वगैरह वगैरह। ठीक है, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन सब चीजों को, इन प्रॉपर्टीज को, इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, कि लॉ में रह के आप सब कुछ कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26, आपका रिलीजन, आपके अफेयर आप खुद मैनेज करें, पर लॉ के अंदर रह के, ये कहता है आर्टिकल 26। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, no one shall be compelled to pay any tax, the proceeds of which are specifically used to pay expenses incurred in the promotion or maintenance of any particular or religious sect। कि सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं ला सकती जिसमें लोगों को फोर्स करा जाए पैसे देने के लिए, कि और इस पैसे से किसी पर्टिकुलर रिलीजन या सेक्ट का प्रमोशन करा जाए।
अब आप बोलोगे सरकार कुंभ मेला भी कराती है, तो कुंभ मेला कराती है तो हज यात्रा भी कराती है, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी कराती है सरकार, है। तो वही है, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू पे एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस सेक्ट। सरकार कोई भी ऐसा टैक्स नहीं ला सकती, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती टैक्स के रूप में पैसा भरने के लिए कि उस पैसे से किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर सेक्ट का प्रमोशन करा जाए। ये कहता है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? इट फॉरबिड्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस entirely supported by state funds unless such an institution, even if administered by the state, is established under an endowment or the trust that requires it to be imparted। देखो मैं आगे बताता हूँ इसको। देखो आर्टिकल 28 क्या है ये याद रख लो, अगले स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ये कहता है आर्टिकल 28। देखो मैं कह रहा था ना प्रेयर, प्रेयर के एग्जांपल से समझाएंगे। देखो प्रेयर होती है, एक तो हो गई कि भारत हमारा बहुत महान है, माँ भारती की जय, हम भारत के सपूत हैं, तो ये सब तो नेशनलिस्ट प्रेयर हो गई। अब आती है रिलीजियस प्रेयर, जैसे हो गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, ऐसे गाते थे ना गायत्री मंत्र स्कूलों में, हम हमारे यहाँ तो चलता था। इन केस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट 100% एडेड बाय गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे तीन कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यानी सरकारी स्कूल हो, सरकारी कॉलेज हो, या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जो 100% एडेड हो गवर्नमेंट से, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन। ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो या 100% एडेड हो गवर्नमेंट से, वहां पे किसी भी टाइप का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा टाइप है इन केस इंस्टीट्यूट पार्शली फंडेड बाय गवर्नमेंट, religious instructions can be given but consent is must from guardians। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पार्शली फंडेड है गवर्नमेंट से, तो वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, पर गार्जियंस का कंसेंट जरूरी है। ठीक है, और इन केस ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन विदाउट कंसेंट। ठीक है, तो वो है ही रिलीजन का इंस्टीट्यूट, तुम कर क्या रहे हो जो तुम्हें उस रिलीजन से मतलब नहीं है उस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, रिलीजियस प्रेयर्स की बात हो रही है स्कूलों में, कहां हो रही है? स्कूलों में। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, 100% गवर्नमेंट से एडेड है, तो उस इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पार्शली फंडेड है गवर्नमेंट से, वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, पर कंसेंट जरूरी है गार्जियंस का। इन केस ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन विदाउट एनी कंसेंट। ठीक है, ये बात याद रखनी है प्रेयर को लेकर स्कूल में। अगर आपका स्कूल प्राइवेट स्कूल भी हो, गवर्नमेंट से थोड़ा भी फंडेड हो ना, बोल देना कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे तो मत जाना प्रेयर में, मजे करना। ठीक है, अब तो बड़े हो गए तुम सब स्कूल से, मतलब अपने छोटे भाई बहनों को बताना ये ट्रिक, मजा आएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, देखो आर्टिकल 28 तक अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। बैक करके रिवाइज करते रहना, ठीक है। Cultural and educational rights are fundamental human entitlements ensuring everyone can enjoy their culture, language and access quality education, especially crucial for minorities to preserve distinct identities। देखो सरकार एक वो लाई है ना कि मदर टंग में पढ़ाएंगे, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, तो ये कल्चर बचाने के लिए तो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, मदर टंग में सिखाएंगे तो कल्चर लैंग्वेज बचाने के लिए तो है। देखो लैंग्वेज बचेगी तो कल्चर बचेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, और एक्सेस हो क्वालिटी एजुकेशन, ऐसे नहीं कि कोई मतलब भोजपुरी में पढ़ रहा है तो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे उसको, पढ़ाई अच्छे से होगी हर जगह, चाहे आसामी में पढ़ रहा हो, मणिपुरी में पढ़ रहा हो, ठीक है, मीजो में पढ़ रहा हो। एस्पेशली क्रूशियल फॉर माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। ठीक है, ये आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन्ड है। प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन, कि जैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए ना, कि भाई मैं तो मणिपुरी बोलता हूँ मेरा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं आर्टिकल 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, फॉस्टरिंग इंक्लूसिव सोसाइटीज बाय अलाउइंग माइनॉरिटी ग्रुप्स टू रन देयर ओन स्कूल्स एंड लर्न इन देयर मदर टंग। ठीक है, मदर टंग में पढ़ाई होए, खुद के स्कूल ओन करें,
ये राइट्स दिया जाते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स को। वापस मैं बोलना चाहूंगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज कहीं भी क्या नहीं है, डेफिनेशन नहीं दी गई है। ये बात याद रखनी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज की डेफिनेशन नहीं दी गई है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज की डेफिनेशन नहीं दी गई है, ये बात यूपीएससी पूछ चुका है, दोबारा भी पूछ सकता है, पूछेगा। ठीक है, हो जागे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 2930, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 29 के तहत है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 30 कहता है। याद रखो, हैंड रिटन नोट्स ना ऐसे दिमाग में बैठ जाने चाहिए तुम्हारे। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात करी गई है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। It gives any section of citizen residing in India's territory or any part of it with a distinct language, script or culture the right to preserve it. Protects the right of a group. ठीक है, देखो अगर आप इंडिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं और आप अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर बचाना चाहते हैं तो भारत सरकार आपको राइट देती है। ठीक है, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, कितने ही कम वो लोग बोलने जाने चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉपर राइट है अपना इंस्टीट्यूट बनाए, उसकी रक्षा करें। No citizen shall be denied admission to or receive aid from a state-run educational institute based on religious, race, caste, language or any of them. ठीक है, protects the rights of individuals irrespective of community. देखो त्रिपुरा में कोकबोरॉक करके लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो उस लैंग्वेज बोलने वालों का किसी भी टाइप से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। No citizen shall be denied admission to or receive aid from a state-run educational institutions based on religion, race, caste, language or any of them. ठीक है, ये भी मेंशन है आर्टिकल 29 में। देखो आर्टिकल 29 मोटा मोटा ये कहता है कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो रही है। ठीक है, ये कहता है कि वो अपना लैंग्वेज बचा लें, स्क्रिप्ट बचा लें, कल्चर बचा लें और उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, यही कहता है आर्टिकल 29। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यही कहता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आर्टिकल 30 राइट देता है माइनॉरिटीज को कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करें और एडमिनिस्टर करें। क्या करें? एडमिनिस्टर। All religious and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. हर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करे और एडमिनिस्टर करे। ठीक है, दो तरह की माइनॉरिटीज की बात करी गई है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 में दो तरह की माइनॉरिटी की बात करी गई है, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन अंडर इट एक्सटेंड्स ओनली टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड नॉट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस। देखो ये माइनॉरिटीज की बात करा गया है, ये प्रोटेक्शन दी जाती है सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को। अब मैं, मेरा नाम है आभास माथुर, तो आभास माथुर नाम के लोग तो है ही गिने चुने, दो तीन ही होंगे, तो आभास माथुर एक माइनॉरिटी हो गई ना, ये नहीं चलेगा। ये प्रोटेक्शन दी जाती है सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को, नॉट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस। याद रखनी है ये बातें। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यही बात कहता है आर्टिकल 30। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तभी याद रहेगा, वरना वीडियो मत देखो अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 31 टू 35। आर्टिकल 31, ठीक है, वहां तक आर्टिकल 30 तक अपन ने पढ़ लिया, अपन पढ़ रहे हैं आर्टिकल 31 से 35 तक। राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो अबॉलिश हो गया है। ठीक है, आर्टिकल 31 हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 कई बार पूछा है यूपीएससी ने। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स इन देयर एप्लीकेशन। ठीक है,
पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है राइट्स को अपनी एप्लीकेशन में, ये कहता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। देखो किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पे राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, यही कहता है आर्टिकल 34। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अपन जब पहले आर्टिकल्स पढ़ रहे थे ना वो 35, देखो वो मेरे मेंस के नोट्स थे, मेंस में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने के लिए मैंने वो आर्टिकल्स लिखे थे। मैं उन्हीं की फोटो खींच के पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो प्रीलिम्स अपना कई बार निकला है, मेंस भी नहीं निकला, वही दिक्कत है, ठीक है। आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। आर्टिकल 35 कहता है कि ये जो पार्ट 3 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स, इनकी चीजों को इफेक्ट में लाएगा। कौन लाएगा? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इसको इफेक्ट में कौन लाएगा? लेजिस्लेशन लाएगा। तो बस यही बात बोली गई आर्टिकल 35 में, मोटा मोटा याद रख लेना क्या बोला गया है। आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ये है आर्टिकल 35। एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। पढ़ते हैं आगे सर। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, आर्टिकल 31 के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी जो अब अबॉलिश हो गया है। कब अबॉलिश हो गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1938 में इसे रिपेल कर दिया गया है और इसे फंडामेंटल राइट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है आर्टिकल 300A। देखो जिस भी आर्टिकल के आगे कैपिटल ए लिखा हो ना या कैपिटल बी लिखा हो तो मान लो वो अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। किसी भी आर्टिकल के आगे कैपिटल लेटर लिखा हो ना ABCD तो वो अमेंडमेंट से आया है, ऐसे याद रख लो। The conflict between the judiciary and legislature regarding Article 31, right to property and land reforms, as well as Parliament power to amend fundamental rights, led to several constitutional amendments, including the insertion of Article 31A, 31B, 31C में करा था ना ABC। तो जिस भी आर्टिकल के आगे कैपिटल में, स्मॉल में नहीं कैपिटल में ABC लिखा हो मतलब अमेंडमेंट आया है। देखो कहानी कुछ ऐसी है, अपना देश रिपब्लिक बना था 1950 में, अपना संविधान लागू हुआ था। तो सरकार को क्या करना था, जब देखो अंग्रेजों के टाइम पे ना जमीनें होती थी जमींदारों के पास, मतलब अंग्रेज अपना लैंड रिफॉर्म्स में क्या करते थे, अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से, एक आदमी को बना देते थे लैंडलॉर्ड टाइप। तो उसके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, वो उससे टैक्स लेता था। तो एक आदमी के पास बहुत सारी जमीन थी, गांव के गांव लोगों के होते थे। तो सरकार अब स्कूल कहाँ बनाएगी, हॉस्पिटल कहाँ बनाएगी, सड़कें कहाँ बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? तो सरकार को जमीन लेनी पड़ेगी। और जमीन कोई छोड़ना नहीं चाहता। देखो पैसा आता है जमीन बेच के, तो वो थोड़ी जमीन बेच देते थे, खूब पैसा आ जाता था तो फ्यूचर के लिए जमीन रख लेते थे। पर सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं था कि इतना पैसा कहाँ से देंगे, मुंह मांगी रेट थोड़ा ना देंगे। तो सरकार उनसे जमीन ले लेती थी। वो पहुंच जाते थे कोर्ट की, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये टूट कैसे रहा है? तो सरकार ने धीरे धीरे प्रोसेस करके टाइम के साथ 1978 में 44th अमेंडमेंट में उसे फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रख दिया आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 31, it was provided in the original constitution as a fundamental right। अमेंडमेंट याद रखना है 44th अमेंडमेंट 1978, उसमें फंडामेंटल राइट से हटा के इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रख दिया था आर्टिकल 300A में। ये कहानी है 31A, 31B, 31C की। देखो प्रीलिम्स में एक बार नजर डाल लो, अगर आपका पॉलिटी ऑप्शनल वगैरह है तो अच्छे से पढ़ो। प्रीलिम्स में नजर डाल लो, जनरल स्टडीज के लिए भी नजर डाल लो। आर्टिकल 31A, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। मैं बोल रहा था ना जैसे ही जमीनें ली जा रही थी वैसे ही अमेंड कर दिया था सरकार ने। टू प्रोटेक्ट 5 categories of laws related to land reforms from being challenged on the grounds of violating Article 14 and 19। ठीक है। 31A क्या कहता है इसको, देखो आर्टिकल 31A कब इंट्रोड्यूस करा गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। आर्टिकल 31A कब इंट्रोड्यूस करा गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। ये प्रोटेक्ट करता है 5 कैटेगरीज ऑफ लॉस लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड।
फ्रॉम बीइंग चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है। These laws relate to the state's power to acquire estates, manage properties, amalgamate corporations, and modify the rights of directors, shareholders, and mining leases. ये क्या 5 categories of laws क्या हैं ये देख लो। acquire estate, manage properties, amalgamate corporations। देखो ये तो important नहीं है, मैं सही बात कह रहा हूँ। पढ़ाना हो तो मैं 2 क्लास लगा दूं इसमें, पर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मोटा मोटा याद रखो, आर्टिकल 31A फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। ये कुछ 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ से रिलेट करता है जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। फ्रॉम बीइंग चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 31B ये भी फर्स्ट अमेंडमेंट से ही आया था। Also inserted Article 31B, which created the ninth schedule to safeguard the acts and regulations from being challenged on the grounds of violating any fundamental right। देखो आर्टिकल 31A और 31B ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया था, इतना याद रख लो, बहुत है। और 31B से ही नाइन्थ शेड्यूल बना था, ठीक है। 31A आया, उसके एक वाइडर स्कोप में ही 31B आया। Its scope is wider than Article 31A as it immunizes any law in the ninth schedule from the fundamental rights, ठीक है। देखो आर्टिकल 31A 31B फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था, 31B से ही नाइन्थ शेड्यूल बना था, ये बात याद रख लो। देखो जितना बोल्ड में ना उतना ही कॉपी में लिख लो, बहुत है। आर्टिकल 31C इंसर्टेड बाय आर्टिकल 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। देखो आर्टिकल 31C कैसे आया था, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से आर्टिकल 31C आया था। It states that no law implementing socialistic directive principles specified in Article 39B and C shall be declared void on the grounds of violating 14 and 19 आर्टिकल। देखो आर्टिकल 14 और 19 क्या कहता है, आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करा जा सकता है आर्टिकल 39B और C को अमेंड करने के लिए। ये जब अपन अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे ना तब डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए तो तुम इतना याद रख लो, आर्टिकल 31C 25th अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ये मोटा मोटा कहता है कि states that no law implementing socialistic directive principles specified in article 39B and C shall be declared void on the grounds of violating article 14 and 19। ये नोट्स में लिख लेना, याद रखना। पर मेन मेन जो जो बोल्ड में है ना वो तो सब याद रखना चाहिए, बोल्ड वाला याद रहना चाहिए, बाकी सब रहे ना रहे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ना पूछा है यूपीएससी ने आज तक, और जिक्र भी नहीं करा, और कहीं करंट में भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरा काम था सब कुछ बताना, मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट हो तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऐसे ही, पर कवर सब कुछ होगा इस वीडियो में, पक्की बात है ये। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लीगल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। अभी तक अपन ने जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना उन सबकी लीगल रेमेडी प्रोवाइड करती है ये। लीगल रेमेडी से मतलब है अगर ये वायलेट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स अभी तक जो भी पढ़ाए हैं कोई भी, तो आप कोर्ट जा सकते हैं अपना जस्टिस लेने के लिए। When any of the fundamental rights are violated, one can seek justice through the courts। ठीक है, अगर आपको फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जाके जस्टिस ले सकते हैं। वन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर अंडर आर्टिकल 32 ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसमें उसके अलग अलग टाइप की जुरिसडिक्शंस है, वो भी पढ़ेंगे। which empowers the court to enforce fundamental rights through various writs such as habeas corpus, mandamus, probation, quo warranto and certiorari। ये writs वाले में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक याद रख लो कि अगर किसी का भी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है। कौन से कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये कहता है आर्टिकल 32। देखो सेम पावर हाई कोर्ट्स को भी गिवन है, स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं। ये आर्टिकल 226 कहता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है 226 के तहत। और अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। The High Courts also have been conferred these powers under Article 226. Further, any court may be authorized by Parliament to issue directives, orders, and writs of every description। देखो अभी तक तो अपन पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि यही डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं, writs निकाल सकते हैं। पर पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेशंस कोर्ट को भी
ऑथराइज कर सकता है डायरेक्टिव्स इशू करने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए या रिट्स निकालने के लिए फंडामेंटल राइट पे। ये फर्दर के आगे वाली लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, हम आपके लिए लाए हैं। यही खासियत है अब्बास माथुर की। ठीक है, इट प्रोवाइड्स लीगल रेमेडीज, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये लीगल रेमेडी देती है, अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप जस्टिस लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। 32 कहता है। सेम पावर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के लिए भी दे रखी है। और पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट को ऑथराइज कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन से रिलेटेड केसेस देखने के लिए। आर्टिकल 33, this article empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces। कि पार्लियामेंट कुछ कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या एब्रोगेट कर सकता है अगर वो किसी स्पेशल सर्विस में हो, तो ये आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 34 कहता है इट अलाउज फॉर एक्सेप्शंस ऑफ टू फंडामेंटल राइट्स during the imposition of martial law, enabling parliament to pass laws to indemnify individuals and validate actions taken in the context of maintaining or restoring orders in areas where martial law is enforced। आर्टिकल 34 मोटा मोटा यही कहता है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा है तो वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात कहता है आर्टिकल 35, दिस प्रोविजन स्टेट्स दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज regarding certain matters specified in article 16(3), 32(3), article 33, article 34। पार्लियामेंट को पावर है फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ लॉस बनाने की, ये कहता है आर्टिकल 35। देखो ये स्लाइड आपको कहीं नहीं मिलेगी, हम लाए हैं, पढ़ लो इसलिए कह रहा हूँ। देखो अपना वे ऑफ टीचिंग उतना अच्छा नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, पर कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट बेस्ट है, बेस्ट कंटेंट बेस्ट है। और मैं भी अपना टीचिंग स्टाइल बेस्ट की तरफ ले जा रहा हूँ, मतलब बेट इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो टॉलरेट कर लो भाई, कंटेंट के लिए ही कर लो, मेरे को सह लो। कहो तो मैं सीधे पीपीटी डाल देता हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या है इनकी लिमिटेशंस? फंडामेंटल राइट्स आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, देखो ये लोगों को बेसिक लिबर्टीज प्रोवाइड करते हैं, फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पर इनमें कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या हैं वो लिमिटेशंस? एक्सक्लूजन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात नहीं करी जाती है, ना ही सोशल राइट्स के बारे में बात करी जाती है। ये यूपीएससी का सवाल बन सकता है। एक्सक्लूजन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। अपने फंडामेंटल राइट्स में एक्सक्लूजन है सोशल का और इकोनॉमिक राइट्स का। अगर कहीं सवाल में आ जाए पेपर में, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स में सोशल और इकोनॉमिक राइट्स इंक्लूडेड हैं, तो जवाब होगा जी नहीं। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स फंडामेंटल राइट्स में कवर नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स फंडामेंटल राइट्स में कवर नहीं है। चलो इकोनॉमिक याद भी आ जाए पेपर में, पर सोशियो से कंफ्यूज नहीं होना। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स अपने फंडामेंटल राइट्स में कवर नहीं है, पर वो कुछ कुछ देशों के फंडामेंटल राइट्स में कवर्ड है, जैसे साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, जर्मनी। इंडिया हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड दीस राइट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं? जैसे सोशल सिक्योरिटी के राइट्स हो गए, देखो सबकी पेंशन होगी, सबका पीपीएफ होगा, सबको काम मिलेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबके लेजर तक की बातें करी गई हैं कुछ कुछ देशों में, जो भारत में भी करी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, इंक्लूडेड नहीं है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, पर वो कुछ देशों में है। और देखो सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। Fundamental rights can be suspended except for Articles 20 and 21 during a national emergency, which undermines the country's democratic system by putting the right of citizens in jeopardy। देखो सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स। ये देखो नेशनल इमरजेंसी के जब अपन पढ़ेंगे ना, तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी में। ठीक है, देखो ना ही ये परमानेंट है, सबसे बड़ी बात है, ना ही ये अटल है, ना ही परमानेंट है। पार्लियामेंट इन्हें चेंज कर सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो ये कैसे, ये लिमिटेशन है ना फंडामेंटल राइट की, कि ये परमानेंट नहीं है, ये सैक्रोसेंट नहीं है, इन्हें पार्लियामेंट चेंज कर सकता है आर्टिकल 368 को यूज करते हुए, बस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को याद रखते हुए। ये एक लिमिटेशन है, ये अपन अभी पढ़ रहे हैं मेंस की बातें। देखो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो साथ ही होती है, तो साथ ही पढ़ना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट नहीं है। पार्लियामेंट्स कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कुछ है,
कुछ क्या है, कुछ एब्सोल्यूट है, 17-24 एब्सोल्यूट है, ठीक है, 17-24 एब्सोल्यूट है, ये बाकी एब्सोल्यूट नहीं है, सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। किन किन चीजों को, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये कुछ ऑफेंस हो सकता है, तो इन सब पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में अपन ने बताया था किसी को भी 3 महीने तक कैद में रख सकते हैं बिना वारंट, बिना मतलब बिना क्राइम के, कि हमें लग रहा है कि वो क्राइम कर सकता है, हमें लग रहा है कि उससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो उसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन रख सकते हैं। आर्टिकल 22 यानी पिछली वीडियो में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, एक बार देख लें। लैक ऑफ क्लैरिटी, अरे टर्म्स ही इतने हार्ड हैं, याद ही नहीं रहते, समझ ही नहीं आते, तो क्लैरिटी नहीं है ना। जैसे पब्लिक ऑर्डर मेंशन नहीं करा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, माइनॉरिटीज मेंशन नहीं करा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं करा, तो हम कैसे समझे कौन माइनॉरिटी है, पब्लिक ऑर्डर होता क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते क्या है, तो ये क्लैरिटी ही नहीं है, कहीं डिफाइन ही नहीं करा गया इन चीजों को, जो मैं बार बार बोल रहा था माइनॉरिटी माइनॉरिटी, कहीं डिफाइन ही नहीं करा गया। देखो कुछ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, क्या होते हैं कुछ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अरे ये जो पूरा है ना पीपीटी, यूपीएससी 4-5 बार सवाल बना चुका है, एक एक चीज लाया हूं मैं आपके लिए। देखो फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 में, पार्ट 3 के बाहर भी कुछ राइट्स हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आर्टिकल 300A, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, आप जमीन खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यह है आर्टिकल 300A। आर्टिकल 301, फ्रीडम टू ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये अपन ने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज अपनी लेक्चर है, अच्छे से पढ़ना। राइट टू वोट, आर्टिकल 326, प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, आर्टिकल 350A, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर, आर्टिकल 350B। अब आप बोलोगे देखो मेरा फंडामेंटल राइट है प्राइमरी एजुकेशन लेना मदर टंग में, नहीं आपको फंडामेंटल राइट नहीं, आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। प्राइमरी एजुकेशन लेना मदर टंग में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वोट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्रॉपर्टी एक्वायर करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि मेरी मर्जी में लीगल ट्रेड करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो आर्टिकल 301 है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आर्टिकल 300A, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, आर्टिकल 301, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 326, राइट टू वोट, आर्टिकल 350A, प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, आर्टिकल 350B, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर। ये सारे वो राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 के बाहर है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। देखो कुछ लीगल राइट्स होते हैं जो लॉ से आते हैं, ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, पर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्योंकि ये पार्ट 3 में मेंशन नहीं है। प्रीलिम्स में घुमा घुमा के सवाल पूछते, घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं, ये स्लाइड रट लो, सही होंगे सारे सवाल। देखो अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368। देखो फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, बस बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन याद रखनी है, वो केशवानंद भारती केस में आई थी, ठीक है। पर मतलब सब कुछ अमेंड करा जा सकता है, जैसे कोर प्रिंसिपल्स है ना, राइट टू इक्वालिटी तक अमेंड करी जा सकती है, राइट टू लाइफ तक अमेंड करी जा सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना चाहिए। दिस मींस पार्लियामेंट कैन ऐड, alter or repeal specific rights but can't destroy their essential nature, balancing legislative power with judicial review to protecting foundational freedoms। भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए देखो, अपनी पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का, सब कुछ मतलब सब कुछ, बस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट्स अमेंड करे जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स अमेंड करे जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स अमेंड करे जा सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 को यूज करते हुए, बस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ध्यान में रखते हुए। देखो कुछ की डेवलपमेंट और केसेस हैं, पहले एक शंकरी प्रसाद केस आया था, फिर सज्जन सिंह केस आया था। पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। देखो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की। गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था, कोर्ट रूल्ड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स।
ठीक है, फिर एक 24th अमेंडमेंट आया था, पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ओवरटर्न गोलकनाथ asserting its power to amend fundamental rights। रीड कर लो फिर समझाता हूँ। केशवानंद भारती केस, द लैंडमार्क रूलिंग एस्टैब्लिश्ड the basic structure doctrine allowing amendments to all parts except the core unalterable and basic structure। देखो कुछ कोर्ट केसेस के बारे में बात करी जा रही है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करा जा सकता है या नहीं अमेंड करा जा सकता। सबसे पहले आया था शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। शंकरी प्रसाद केस में बोला गया था पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद आया था सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में भी कहा गया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस आया था। उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को। गोलकनाथ केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, ये 67 की बात है, 1967। 1971 में एक 24th अमेंडमेंट आया था। 24th अमेंडमेंट आया था 1971 में, जिसमें पार्लियामेंट ने amended the constitution to overturn गोलकनाथ। जो गोलकनाथ केस की जो जजमेंट थी ना, उसी को पार्लियामेंट ने ओवरटर्न कर दिया था और कहा था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट बोल रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। गोलकनाथ केस 1967 में कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है जी। 24th अमेंडमेंट 1971, पार्लियामेंट ने अमेंड करा था कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों अमेंड करा था कॉन्स्टिट्यूशन? ओवरटर्न करने के लिए गोलकनाथ जजमेंट को, गोलकनाथ केस की जजमेंट को। 1971 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने ओवरटर्न कर दी थी गोलकनाथ केस की जजमेंट, और बोला था कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है जी। केशवानंद भारती केस 1974, इसमें केशवानंद भारती केस 1974 में जो जजमेंट आई थी, उसमें बोला गया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, बस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कोर भावनाएं हैं देश की, जो कोर रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक कैच है। क्या कैच है? बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं करा गया, वो केस टू केस डिफाइन करा जाएगा, टाइम टू टाइम डिफाइन करा जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं करा गया है, वो टाइम टू टाइम डिफाइन करा जाएगा कोर्ट्स में। ठीक है, केशवानंद भारती का जजमेंट क्या कहता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स, और बस पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन कहीं नहीं करा गया है, मतलब डिफाइन कहीं नहीं करा है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कहीं नहीं करा गया है, वो टाइम टू टाइम डिफाइन करा जाएगा केस स्पेसिफिक में। ठीक है, पढ़ लो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि अमेंड कैसे होंगे फंडामेंटल राइट्स। शंकरी प्रसाद केस 1951, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अपन पढ़ रहे थे ना शंकरी प्रसाद केस, ये कब आया था? 1951 में आया था। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। लॉ इन आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट लॉ बना के। ठीक है, और लॉ इंक्लूड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में। उसके बाद सज्जन सिंह केस आया था, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में तो बोला गया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है जी। गोलकनाथ केस था स्टेट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 अपन पढ़ रहे थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दी गई थी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस की जजमेंट को। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। पर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, एंड अमेंडमेंट एक्ट इज द लॉ अंडर आर्टिकल 13(2).
देखो आर्टिकल 13(2) अमेंडमेंट इज अ लॉ, ये कहाँ बोला गया था? गोलकनाथ केस में। फिर केशवानंद भारती केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड गोलकनाथ जजमेंट। देखो केशवानंद भारती केस में बोला गया था पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक स्ट्रक्चर ही डिफाइन नहीं करा गया था। ठीक है। शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स को। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। गोलकनाथ केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को। फिर केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए। देखो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट कि अपन अमेंड कैसे कर सकते हैं। अपने का जो बिल है ना, अपने को बिल इंट्रोड्यूस करना होगा पार्लियामेंट के आइदर हाउस में, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी बिल कर सकते हैं पेश। फिर वो बिल पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब अपन पार्लियामेंट वाला लेक्चर पढ़ रहे होंगे ना, उसमें अपन ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी बस इतना याद रख लो कि फंडामेंटल राइट्स को जो अमेंड करने वाला बिल होता है वो किसी भी हाउस में पेश करा जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। फिर उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफ इट अफेक्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर, देखो एक हाउस में पास होगा तो दूसरे हाउस में भी जाना पड़ेगा, वहां पे भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। राज्यसभा में आएगा तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, लोकसभा में जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के लिए। अगर लोकसभा में पास हो पेश होगा तो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, राज्यसभा में जाना होगा स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के लिए। और अगर वो बिल फंडामेंटल राइट्स वाला अफेक्ट कर रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को, देखो इंडिया के दो दो फेडरल स्ट्रक्चर को अगर कोई भी बिल अफेक्ट कर रहा होता है ना, तो हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। स्टेट्स का मतलब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभाओं का। आधी देखो अगर कोई भी बिल फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा होता है देश के, तो उसका रेटिफिकेशन यानी कि देश की आधी विधानसभाओं से भी वो पास होना चाहिए बिल। ठीक है। फिर वो प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट को असेंट के लिए। प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है। जब अपन डिटेल में पढ़ रहे होंगे ना बिल्स विल्स, वहां अच्छे से पढ़ेंगे। इन एसेंस फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। देखो मोटी मोटी बात पढ़ लो। फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं, फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं, बट पार्लियामेंट्स पावर इज चेक्ड बाय द जुडिशरी टू एंश्योर दे रिमेन प्रोटेक्टेड एज द बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखो पार्लियामेंट की पावर चेक करी जाती है जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है। ताकि फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेसी का बेडरॉक बने रहे। ये देखो 44th अमेंडमेंट आया था। ये पॉलिटी ऑप्शनल वाले एक बार जरूर पढ़ लें। जनरल स्टडीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एज इफ मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ अपनी लेक्चर्स में, अपनी पीपीटीज में, तो ये आएगा 44th अमेंडमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ये सारे क्लॉसेस हैं। जिनका पॉलिटी ऑप्शनल है वो जरूर पढ़ें, बाकी जिनका इंटरेस्ट है वो पढ़ लें। ठीक है। इनमें कुछ क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, पर फिर भी मैंने इंक्लूड करा है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले। देखो मैं समझाता रहूंगा, मतलब का है नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। थैंक यू वेरी मच। काफी लंबी वीडियो हो गई है अपनी। लोग जुड़ रहे हैं, कुछ सब्सक्राइबर भी नए आ रहे हैं, तो देखो खुशी बहुत हो रही है, और लोग भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।